तो बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दोनों आपके ना मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। किस मतलब इट्स नॉट अबाउट अ चैप्टर, इट्स अबाउट द एंटायर सब्जेक्ट। प्लीज चलो अब ध्यान से देखना, एक क्विक रीकैप कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है और क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट। दोनों बातें क्या होता है वो तो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, अब यहाँ पे उसकी रेलेवेंस क्या है, व्हाई आर वी डिफरेंशिएटिंग। ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज द डिफरेंस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट्स। तो ये तो बस एक बेसिक लाइन दिया, वरना डिफरेंसेस तो 5-10 हो जाएंगे। बट एक छोटा सा रिकैप है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस चलाने का डे टू डे एक्सपेंस है आपका, द बेनिफिट ऑफ विच गेट्स एग्जॉस्टेड। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन आ जाएगी, द बेनिफिट गेट्स एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो मैंने फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने स्टेशनरी खरीदी ऑफिस के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने मोटर कार खरीदी, मैंने पेट्रोल भरवाया, करेक्ट, कार खरीदी कैपिटल, पेट्रोल भरवाया रेवेन्यू। मैंने मशीन खरीदी, मैंने उसकी इंस्टॉलेशन करी, रॉन्ग। इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंस्टॉल अ मशीन is added to the cost of the asset. Do you know? है अब पता चला है? oh my god, ये सिर्फ और सिर्फ 50 बार ही कवर हो चुका होगा पॉइंट, ठीक है ना? इफ नॉट लेस, ठीक है ना? कम से कम 50 बार जर्नल में आया, कैश बुक में आया, रेक्टिफिकेशन में आया। प्लीज, बैड डेट्स कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। आप बताएंगे। डेप्रिसिएशन, करेक्ट, डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो उस साल की होती है ना। एसेट खरीदा वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, बट डेप्रिसिएशन पर्टेन्स टू दैट पर्टिकुलर ईयर कि जितना बेनिफिट आप एग्जॉस्ट कर दिया आपने उस साल में। तो डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर हम आप ना एग्जाम्पल लिखवा दो, हम उनको ना याद कर लेंगे। हाँ बेटा, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट दैट इज नॉट द राइट वे, दैट इज नॉट द राइट वे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने आइटम आएगा तो क्या करना है, आपके सामने आइटम आएगा, अब ट्रायल बैलेंस में क्या होंगे? डेबिट आइटम्स होंगे, क्रेडिट आइटम्स होंगे। अब यहाँ तो वो होगा एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना कि कौन सा क्या है। अगर वहां पे लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन या बैड डेट्स, और बैड डेट्स को आप सोच रहे हैं एसेट है, तो आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट में जाते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो स्टेप 1 होगा ये आइडेंटिफाई करना कि इनमें से हैं क्या। बट प्लीज दैट इज अ वेरी बेसिक स्टेप, उतना तो आना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ चलो हो गए आइडेंटिफिकेशन। जल्दी से क्विक रिकैप, थोड़े से और एग्जांपल। सैलरीज, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, तो इजी है। परचेजेस, कैपिटल या रेवेन्यू? परचेजेस, करेक्ट। परचेजेस अकाउंट किसके लिए यूज किया जाता है? गुड्स के लिए। एसेट्स के लिए तो एसेट के नाम से आएगा परचेजेस। वेजेस, फ्रेट, क्या होता है ये फ्रेट?
फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, लिस्ट एंडलेस है। मैं बस आपको एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ। कुछ बोल रहे थे आप? पावर एंड फ्यूल, आप तो वो टेक्निकल आइटम्स पे चले गए, वो आ जाएंगे अभी हम कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा, बट जनरल आइडिया क्लियर है। तो इलेक्ट्रिसिटी, अभी हम जनरल बातें करते हैं ना, अभी हमने पावर एंड फ्यूल तो सुना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सुना हुआ है। तो अभी हम जनरल टर्म, हम वो चीजें सुनते हैं जो अभी तक यूज नहीं हुई है, जो मतलब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल कुछ भी, परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, प्लीज। ठीक है, कोई भी डाउट? एक्सपेंडिचर कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी। काम की बात जो हमें सीखनी है, काम की बात जो हमें सीखनी है, जो एक्सपेंस होगा, ध्यान से देखेंगे, जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। किसे कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई हो गया। अब उसमें से जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो या तो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। या तो होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं सर, ये वाले आप बताओ। ये आपको पता होने चाहिए, कैपिटल और रेवेन्यू के आइडेंटिफिकेशन। अब ये कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस incurred, expenses incurred in purchase or manufacturing, expenses incurred in purchase or manufacturing of goods और सर्विसेज। मतलब बेसिकली जिस चीज में आप डील करते हैं, जिस चीज में आप डील करते हैं उससे रिलेटेड खर्चा, जिस चीज में आप डील करते हैं डायरेक्टली, उसको बनाने में खर्चा कितना हो रहा है। तो एग्जाम्पल, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस। परचेजेस में आ चुका है वैसे वो, परचेजेस इंक्लूड्स परचेज ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है ना, परचेजेस इंक्लूड्स बोथ परचेज ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री रिलेटेड और परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो इसमें आता है आपका कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कार्टेज। कौन सा? ध्यान से देखेंगे, इनवर्ड्स। जो ये सब खर्चे हैं, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, ये इनवर्ड्स भी हो सकते हैं, आउटवर्ड्स भी हो सकते हैं। इनवर्ड्स का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, आउटवर्ड्स का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। इनवर्ड्स का मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजेस, आउटवर्ड्स का मतलब एट द टाइम ऑफ सेल्स। कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। फ्रेट, शिपिंग बाय एयर, ये भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ऑक्ट्रॉय, शिपिंग ड्यूटीज ही होती हैं, ऑक्ट्रॉय भी शिपिंग ड्यूटीज होती है। कार्टेज भी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड खर्चे ही हैं। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट टर्म्स यूज करी जाती हैं। तो प्लीज यस, आपको आइटम्स पता होने चाहिए, बट आइटम से ज्यादा लॉजिक पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसको मान रहे हैं। जो भी मैं जिस चीज में डील करता हूं डायरेक्टली, उसको बनाने में जो खर्चा हो रहा है उसको मैन्युफैक्चर खर्चे क्या होता है। बना बनाया खरीद रहा हूं, मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, मैंने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी बेची, तो स्टेशनरी खरीदी, परचेजेस, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। उसको खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है या बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई डाउट? दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, कि मतलब ऐसा नहीं कि और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हो सकते हैं, आएंगे, धीरे धीरे आएंगे ना।
मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बता रहा, एक होता ना दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो सकते, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, दिमाग में आ रहे तो, लेकिन बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि प्लीज, मैं जितने मर्जी, मैं आपको 50,000 भी लिखा दूं ना तो दैट विल नॉट बी एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके सामने कोई और आइटम आ जाएगा, तो आपको बस ये समझना चाहिए कि इसका मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है कि नहीं है, डायरेक्टली है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं है तो ऑफिस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड बाकी कोई भी खर्चा हो वो सब इनडायरेक्ट हो जाता है। पावर एंड फ्यूल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो धीरे धीरे आप कुछ चीजें फॉर्मेट में आएंगी। सर ये कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है? अब आप टेबल चेयर बनाते हो, टेबल चेयर बनाते हो तो कोई आइटम, कभी कोई कीले वीले पड़ी हुई हैं, वो यूज हो गई मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें जो खर्चा हो गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया जाएगा। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, expenses relating to office and administration, selling and distribution, office and administration, selling and distribution. Example, salaries, wages, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस माना जाता है, सैलरीज ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री रिलेटेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस और शोरूम रिलेटेड। शोरूम रिलेटेड मतलब अगर आपने सेल्स के लिए कोई शॉप बना रखी है तो वहां पे जो भी खर्चा हो रहा है परचेज के अलावा, ठीक है ना, तो सैलरीज, सैलरीज, रेंट। अब सर रेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि रेंट फैक्ट्री का है या ऑफिस का है? अगर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो ऑफिस का है, अगर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो जब तक कोई ऐसा खर्चा जो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सर इसका मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है या नहीं, जैसे वेजेस लेबर को दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है, सैलरीज कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस का खर्चा माना जाएगा, रेंट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस का खर्चा माना जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस का खर्चा माना जाएगा। अब अकाउंटिंग चार्जेस, अकाउंटिंग चार्जेस का मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना है? नहीं है, नहीं है, वो एक फाइनेंशियल रूटीन मतलब एक्सपेंस है आपका, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग चार्जेस। ऑडिट, ऑडिट आपने ऑडिट कराया, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कराई, क्या उसका कोई खर्चा है? मतलब उसका कोई लेना देना है मैन्युफैक्चरिंग से? तो मैं कह रहा हूँ ये तो लिस्ट एंडलेस हो सकती है, तो आपको बस ये समझ आना चाहिए कि एक्सपेंस उनके क्या ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग या परचेज से रिलेटेड है, अगर है तो वो डायरेक्ट है, बाकी सारे इनडायरेक्ट हैं, बाकी सारे इनडायरेक्ट हैं। जैसे कि स्टेशनरी, सो स्टेशनरी फैक्ट्री में भी तो हो सकती है, अरे लेकिन उसका परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है ना, समझ आ रही है बात? स्टेशनरी अगर सिर्फ मेंशन है तो वो ऑफिस एक्सपेंस माना जाएगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स इनडायरेक्ट होता है, बैड डेट्स, कोई डाउट? बैड डेट्स इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेप्रीसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंस है ये तो सबको पता चल जाता है कि चलो सर ईयरली है, रिकरिंग है, बट सर डेप्रीसिएशन तो मशीनरी पे है या एसेट पे है विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, तो ये तो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए, यस और नो? डेप्रीसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री, डेप्रीसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ cost related to the asset. So depreciation is considered as an indirect expense. It is just an accounting entry. It is just an accounting entry. वो तो एक accounting principle की वजह से allocation of cost की differentiate between capital and revenue, going concern assumption की वजह से हम differentiate करते हैं capital और revenue में। asset है, अगर depreciate नहीं करेंगे तो वो तो गलत value पे दिखाया जाएगा, तो बस एक valuation point of view से एक adjustment entry पास करी जाती है। It is an indirect expense. कोई doubt? कोई डाउट? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चाहे आपके लोन पे हो चाहे आपके ओवरड्राफ्ट पे हो, कुछ भी हो। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, इट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो एन
indirect. This is not an exhaustive list. I'm just giving you an idea कि what is the difference between direct and indirect expenses. तो मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से एक बार दोबारा बताऊंगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट फैक्ट्री रिलेटेड आपके खर्चे. तो अगर लिखा है फैक्ट्री लाइटिंग तो बात खत्म हो गई ना, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. लेकिन लिखा है ऑफिस लाइटिंग तो इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. लेकिन सर लिखा है सिर्फ लाइटिंग तो ऑफिस का खर्चा माना जाएगा. वर्ड्स डिफरेंट यूज होते हैं. अगर लिखा है पावर एंड फ्यूल तो मैन्युफैक्चर मतलब समझो कि फैक्ट्री में मतलब कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो सुन के बता लेंगे तो बात तो सेम है. पावर एंड फ्यूल तो सर मतलब बिजली का खर्चा ही हो सकता है. नहीं, तो वो कह रहे हैं पावर एंड फ्यूल मतलब मशीन्स हैं उनमें जनरेटर में ऑयल डल रहा है, फ्यूल डल रहा है, पावर टर्म यूज करी जा रही है अगर तो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा माना जाएगा. बट आप खुद सोचें कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. स्कूल का पेपर दे पाए, पर्पस क्या है. ये जैसे अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. पर्पस क्या है इसका, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं. ताकि कल को हमें सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो तो पता हो कैसे बन रही है. ये है ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियस सी बात है. यस और नो, यही है सर. हमें तो नहीं करना ऐसा कुछ. ऑब्जेक्टिव ये है. आपने करना हो या ना करना हो, ऑब्जेक्टिव ये है. समझो मेरी बात को. आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो तो कैसे बननी है, या बनी बनाए सामने आपके आ जाएं तो आप उनको अंडरस्टैंड कर पाए. एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस आप नहीं बना रहे होंगे, आपके पास अकाउंटेंट होगा, लेकिन वो बना के आपके सामने लाए तो आप उसको एनालाइज तो कर पाओ कि वो क्या दिखाना चाहती है फाइनेंशियल पोजीशन. वो और ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज होती है. कमिंग टू द मेन पॉइंट, जब आप बना रहे होंगे, आपका बिजनेस है, तो आपको तो पता है ना रेंट किसका पे करा है. फैक्ट्री का पे करा है या ऑफिस का पे करा है. बिजली का बिल कहाँ का पे करा है, ऑफिस का पे करा है या फैक्ट्री का पे करा है. पैकिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हुए या सेल्स के टाइम हुए. तो थ्योरेटिकली तो आप अटक सकते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. बट मैं कह रहा हूं टेक्निकली अंडरस्टैंड करो कि हमें डिफरेंशिएट क्या करना होता है. मैन्युफैक्चरिंग या परचेज से रिलेटेड खर्चा है या बाकी कोई खर्चा है. तो जो मैन्युफैक्चरिंग या परचेज से रिलेटेड सिर्फ है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. बाकी सब इनडायरेक्ट होता है. क्योंकि जैसे मैंने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल पैकिंग एक्सपेंसेस की ही बात कर दी है, तो पैकिंग, कुछ चीजों की पैकिंग तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही होती है. अब टूथपेस्ट है, बिना पैक किए क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता. लेकिन अगर कोई और चीज पैक हो रही है जो सिर्फ सेल्स के टाइम पैकिंग की जरूरत है, अदरवाइज वो वैसे ही रहेगा. चाहे चलो वेजिटेबल्स है, अब उसकी पैकिंग कब होती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या सेल्स के टाइम? तो सेल्स के टाइम. तो मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ पैकिंग एक्सपेंसेस लिखूं तो आपके लिए कभी कभी इम्पॉसिबल हो सकता है ये डिफरेंशिएट करना कि ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम खर्चा हुआ होगा या सेल्स के टाइम. तो प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट. तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में हम कुछ ऐसे अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर उन्होंने बोला हुआ कि वेजेस लिखाओ ना तो फैक्ट्री, सैलरीज लिखाओ तो ऑफिस, लाइटिंग लिखा है ऑफिस, पावर लिखा है फैक्ट्री. तो ऐसी कुछ अजम्पशंस चलती आ रही हैं. तो जहां जाएंगे वहां अजम्पशंस है. लेकिन मैं कह रहा हूँ रियल लाइफ में तो आपको खुद पता होगा ना कि कौन से स्टेज पे किस डिपार्टमेंट का वो खर्चा है. तो वहां प्रॉब्लम नहीं होती. बट वो बहुत दूर है. बट यहाँ थ्योरेटिकली भी आपको कोई भी आइटम नहीं समझ आए ना कि सर ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, नहीं समझ आया तो पूछना. क्योंकि ये चीज समझ आ जाए ना, बहुत स्कोरिंग बहुत ज्यादा मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर बस सुनोगे ध्यान से और घर जाके आधा घंटा पढ़ लोगे डेली, सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद आपकी मर्जी साथ साथ, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर हो सकता है. ये उतना स्कोरिंग है, ये बहुत आसान चैप्टर है. बट रूल्स पता होने चाहिए. ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा बट बता रहा हूं ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, आपका पूरा पेपर अफेक्ट कर सकता है. क्योंकि ये कम से कम 12 to 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो अगर सबसे स्ट्रांग होगा तो पूरा पेपर बचा सकता है, सबसे वीक होगा तो पूरा पेपर खराब भी कर सकता है. बट मैं कह रहा हूँ कि इसको बहुत आराम से आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर बना सकते हैं. चलो जी, एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस कैसे आइडेंटिफाई होंगे, कोई भी डाउट? क्यों करे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने डिफरेंशिएट?
ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या करते हैं? दे आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या करते हैं? दे आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है, अभी एक्सपेंसेस की बात करी है मैंने।